तो इस टाइप से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो केसेस। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो क्वेश्चन तो देखो सारे ही मैं इम्पोर्टेंट वाले ही करवा रहा हूँ, तो ऐसे कुछ खास अलग से नहीं बोल रहा कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सारे ही आपको अच्छे तरीके से ये समझने हैं और बिल्कुल चाहो तो पॉज करके इनकी शॉर्ट लैंग्वेज को आप नोट भी कर सकते हो। बाकी एक बार ये सिंपल लैंग्वेज हो जाती है, उसके बाद चाहो आप अपनी बुक उठाओ तो वो भी आपसे हो जाएगी लैंग्वेज। तो फर्स्ट है री एलोकेशन। नाम से ही लग रहा है री एलोकेट, यानी रिसोर्सिस को सही से एलोकेट दोबारा हमें करना है। तो कैसे गवर्नमेंट इस चीज़ का ध्यान रखेगी कि रिसोर्सेज सही जगह पे लगें, तो वही इसकी शॉर्टकट आप बना सकते हो, री एलोकेट, रिसोर्सेज सही जगह एलोकेट हों। तो ऑब्वियस बात है कि जो नेगेटिव एरियाज़ हैं जिनसे देश में कोई नुकसान हो रहा है, तो ऐसे जगहों पे रिसोर्सेज ज़्यादा ना लगें और पॉजिटिव में ज़्यादा रिसोर्सेज लगें। तो गवर्नमेंट ने क्या तरीका लगा रखा है इसमें कि जितने नेगेटिव एरियाज़ हैं जैसे सिगरेट, डीजल व्हीकल्स, अल्कोहल और जो भी इस टाइप के एरियाज़ हो गए, वहाँ पे टैक्सेस ज़्यादा लगाओ ताकि लोग वहाँ पे ज़्यादा एलोकेट अपने फंड्स ना करें उस बिज़नेस में, या वो ज़्यादा ना बढ़े बिज़नेस। और जो पॉजिटिव एरियाज़ हैं जैसे इलेक्ट्रिक कार्स हो गए या सोलर पैनल्स वगैरह वाला एरिया हो गया, तो यहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है ताकि रिसोर्सेज सही जगह पे ज़्यादा इन्वेस्ट हों, और नेगेटिव पे टैक्सेस लगाती है ताकि ज़्यादा वहाँ इन्वेस्टमेंट ना हो। ये था हमारा पहला पॉइंट, री एलोकेशन रिसोर्सेज की। अब हमारा सेकंड पॉइंट है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी ये भी नाम से लग रहा है रीडिस्ट्रीब्यूट, पैसे को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करो। तो अब ये कैसे हम इनइक्वालिटीज़ को हटाएं, सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें। तो सिंपल सी लैंग्वेज है कि आप जो रिच हैं उन पे टैक्सेस बढ़ा दो और जो पुअर हैं उनको सब्सिडीज़ वगैरह दे दो, ताकि जो इनइक्वालिटीज़ हैं, जो गैप है, वो हमारा कम हो जाए। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे भी टैक्स वर्ड है, सब्सिडी है, यहाँ पर भी टैक्स है, सब्सिडी है, तो आप इसको देख के आइडेंटिफाई नहीं करना ऑब्जेक्टिव। आपको ये देखना है अगर टैक्सेस नेगेटिव एरिया पे है तो आपको रीएलोकेशन पॉइंट समझाना है ऑब्जेक्टिव, और अगर टैक्सेस रिच की बात हो रही है तो आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन। ऐसी सब्सिडी यहाँ है, यहाँ है, सब्सिडी किसी पॉजिटिव एरिया के ऊपर क्वेश्चन में मेंशन है, क्योंकि आइडेंटिफाई का भी आ जाता है ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाई करो। तो सब्सिडीज़ पॉजिटिव एरिया लग रहा है आपको तो आपको रीएलोकेशन समझाना है, और सब्सिडीज़ पुअर को मिल रही हैं तो आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला ऑब्जेक्टिव ये समझाना है। अब अपना अगला देखते हैं, थर्ड ऑब्जेक्टिव है जो गवर्नमेंट बजट का, मेंटेनिंग स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब ना बहुत हाई हो ना बहुत लो हो। तो डिमांड को हम लोग स्टेबल रखना चाहते हैं, प्राइजेस को स्टेबल रखना चाहते हैं। तो कैसे करें, अगर इन्फ्लेशन हो रहा है देश में, बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, तो गवर्नमेंट डिमांड को कम करने के लिए पब्लिक पे टैक्सेस वो बढ़ा देगी। अब जब टैक्स बढ़ जाएंगे तो अपने आप पब्लिक की डिमांड कम हो जाएगी। और अगर डिफ्लेशन हो गया, बहुत कम डिमांड है, पब्लिक पे पैसा नहीं है ज़्यादा, तो ऐसे में गवर्नमेंट टैक्सेस कम कर देगी ताकि पब्लिक के पास पैसा ज़्यादा रह जाए और वो अपनी डिमांड बढ़ा सके। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट में स्टेबिलिटी वाला ऑब्जेक्टिव। फोर्थ, पब्लिक एंटरप्राइजेज जो हैं गवर्नमेंट के, उनको मैनेज करना। अब जैसे रेलवेज़ वगैरह हो गए, अब क्योंकि रेलवेज़ की मोनोपोली है तो बजट हमारा जो है वो ध्यान रखता है कि ऐसे एंटरप्राइजेस पब्लिक को एक्सप्लॉइट ना करें बाय चार्जिंग हाई प्राइजेस। तो मनी प्राइस कंट्रोल में रहें, और जब उनको कोई इन एंटरप्राइजेस को कोई फाइनेंशियल हेल्प वगैरह चाहिए तो वो बजट के थ्रू उनको हेल्प भी मिल जाती है। तो बजट का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि रेलवे जैसे पब्लिक एंटरप्राइजेस को मैनेज करना। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट है कि ये तो बड़ा ऑब्वियस नाम से ही लग रहा है कि देश में ग्रोथ हो, इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब देश का हमारा रियल जीडीपी बढ़े। तो अब ये कैसे होगा, तो देश में पब्लिक को अच्छे ऑप्शंस दिए जाएं, रिबेट्स मिलें, एक अच्छे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हों, पब्लिक में सेविंग्स और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स ये सब अच्छी बढ़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर देश का अच्छा हो ताकि प्रोडक्शन अच्छी हो और देश का जीडीपी आगे बढ़े। तो ये बेसिक सा एक लैंग्वेज है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की। आगे देखते हैं। तो अगला है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, इसका डिफरेंस काफ़ी बार बोर्ड में आया हुआ है।
तो बड़े सिंपल एग्जांपल से पहले मैं इंट्रोडक्शन थोड़ी दे देता हूँ टैक्सेस की, फिर हम लोग डिफरेंस भी देख लेंगे। तो मान लो जैसे ये डोमिनोज हमारी कंपनी का मैंने सामने फ़ोटो रखी हुई है। इस कंपनी की एक कोई ब्रांच है, तो उसने प्रॉफिट कमाया 10 करोड़। अब इस पे गवर्नमेंट टैक्स ले रही है मान लो 3 करोड़। तो ये जो 3 करोड़ का टैक्स है कॉरपोरेट टैक्स, इसे हम बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि ये डोमिनोज को खुद पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमने डोमिनोज से 400-500 का कोई सामान खरीदा, उसमें ये लोग ये 3 करोड़ का टैक्स ऐड कर देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसकी बर्डन डोमिनोज को खुद ही अपने ऊपर लेनी पड़ेगी, वो पब्लिक पे इसको पास नहीं कर सकता। तो ये जो कॉरपोरेट टैक्स है 3 करोड़ का, इसे हम बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स, यानी बर्डन डोमिनोज पे डायरेक्ट आ गई। ऐसे ही अब हम एक चीज़ और देखते हैं, हम सब ने देखा होगा जब हम डोमिनोज में जाते हैं कोई ऑर्डर करते हैं सामान, तो वहाँ पे जो ये पैम्फलेट पे लिखा होता है, जैसे ये लिखा है 510, तो ये तो उसकी कॉस्ट हो गई, पर इसके ऊपर वो लोग जीएसटी भी उसमें जोड़ देते हैं। मान लो मैंने ले लिया 90 और हमने पे करा उसको 600, तो अब जो ये 90 रुपीज़ आपने टैक्स दिया है, यानी आपने टोटल 600 पे करें जिसमें 90 रुपीज़ टैक्स है। अब ये टैक्स लगा तो डोमिनोज के ऊपर ही था, क्योंकि वो जो सेल कर रहा है उसके ऊपर ही है जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो आप गुड्स बेच रहे हो। तो पर डोमिनोज ने किया क्या कि इस टैक्स को हमारे ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर उसने ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो दोबारा बताता हूँ, डायरेक्ट टैक्स डोमिनोज पे जब लगा था तो उसको बर्डन डायरेक्टली उसके ऊपर ही आई, वो आगे पास ऑन नहीं कर पाया। पर ये जो जीएसटी लगा, ये वाला टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि लगा तो डोमिनोज पे, पर इनडायरेक्टली उसने इसको हम पर ट्रांसफ़र कर दिया कस्टमर पे, और ख़ुद उसके ऊपर बर्डन इसकी नहीं आई। तो आप इनके फ़ोटोज़ थोड़ा ध्यान रखें कि जो डोमिनोज की पूरी कंपनी का है, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट टैक्स, और जो ये मेन्यू के ऊपर जो ये बिल अमाउंट होता है, इसके अंदर जो वो ऐड करता है जीएसटी, उसके बाद हमें बिल देता है, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया, तो अब आपको डिफरेंस भी फटाफट हो जाएगा। तो ये वो टैक्सेज हैं डायरेक्ट टैक्स जिसकी आप बर्डन दूसरे पे नहीं डाल सकते, द बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन अदर्स। और इनडायरेक्ट टैक्सेज आर दोज हुज बर्डन कैन बी शिफ्टेड ऑन अदर्स, जैसे मैंने बताया अभी आपको, जीएसटी डोमिनोज पे लगा पर उसने हमारे बिल में उसको ऐड करके बर्डन अपनी शिफ्ट कर दी। अच्छा, फिर सेकंड है हमारा, जितने हम अमीर होते जाते हैं हमारी इनकम बढ़ती जाती है, ये वाले टैक्सेस का जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। जैसे इंडिया में जो हमारा है इनकम टैक्स का रूल कि भाई 5 लाख तक तो कोई इनकम टैक्स नहीं है, उसके बाद थोड़ा 10% है, थोड़ा और ऊपर गए 15% है। तो ये जो इनकम टैक्स है कि आप स्लैब देख रहे हैं, ये रेट बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जितना अमीर है उतना टैक्स इनकम का उस पर ज़्यादा लग रहा है। पर ये जहाँ जीएसटी की हम बात करें, इसकी परसेंटेज देखो आप सेम है। मान लो कि कोई गोल्ड खरीदने जाता है, कोई गरीब बंदा भी खरीदता है तो भी उसको 3% देना है, अमीर बंदा खरीदता है तो उसको भी 3% देना है। ऐसे ही अलग अलग चीज़ों का जो जीएसटी है उससे कोई मतलब नहीं वो अमीर खरीद रहा है गरीब खरीद रहा है, इसकी परसेंटेज सबके ऊपर सेम ही रहेगी। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेज में। मैं मेन बातें बता रहा हूँ, बाकी तो देखो बुक्स में और भी पॉइंट्स होते हैं, पर जिसका एक बार थोड़ा ये बेसिक क्लियर हो जाता है वो फिर सारे पॉइंट्स भी समझ सकता है। बट ऐसे नहीं है कि आप डर के पूरा टॉपिक ही छोड़ दो, आप कम से कम ये जो मिनिमम मैं बता रहा हूँ इतना तो आप करो ही करो।